नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव पर और मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित हमने पहले अध्याय में सारे तथ्यों को जाना था और हर एक शब्द के अर्थ को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। आज प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे आते हैं एग्ज़ाम में या जो अक्सर पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। उससे पहले संविधान से संबंधित दो बिंदु कल बाकी रह गए थे जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सका था, तो आज पहले उन दोनों बिंदु पर चर्चा करेंगे विस्तार से और उसके बाद हम सारे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रस्तावना है, इसे हम लोगों ने कल अच्छी तरह पढ़ चुका है। इसके बाद पहली बात तो हम ये आज जानेंगे कि आखिर प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रावधान है या प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, और वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। पहली बात तो संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया, पहले ही लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुछ एक अनुच्छेद, लगभग 11-12 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुए थे। बाकी अनुच्छेद संविधान कब लागू हुए थे हमारा पूरा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। उसके बाद संविधान में जो है ये प्रस्तावना को जोड़ा गया था। ठीक है, अब संविधान लागू होने के बाद अपने सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े ही महत्वपूर्ण मामले सामने आए। बेरूबारी यूनियन का मामला जो कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला क्या दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें। यहाँ से सीधे रेलवे एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेरूबारी यूनियन का मामला किस वर्ष से संबंधित है, तो 1960 से संबंधित है। दूसरी बातें, ये सवाल पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो है बेरूबारी मामला। इसी बेरूबारी मामला में कहा था संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मामला था केशवानंद भारती मामले, और ये 1973 में आए थे, के पास आया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। क्या फैसला दिया? तो जो इन्होंने पहले मामले में जो कि बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उस निर्णय को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और पलटने के बाद क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पहले कहा था, पहले मामले में बेरूबारी वाले मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, लेकिन जब दूसरा मामला सामने आया, केशवानंद भारती मामला, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर संविधान इसमें संशोधन कर सकती है संसद। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, यानी जब ज़रूरत पड़े तो प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। ऐसा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले जो कि 1973 में आए थे। तो ये दो मामला हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जानना। पहला मामला बेरूबारी यूनियन का और दूसरा मामला केशवानंद मामला। ठीक है, और एक बिंदु बाकी रह गया था आपको बताने के लिए। जब अब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया कि हम संविधान में भी संशोधन के साथ साथ प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, तो फिर आगे चल करके प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, तो याद रखें 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसी के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, और अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। केवल एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया है।
उसके बाद क्या हुआ, इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द संविधान में जोड़े गए। जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो इससे 3 नए शब्द संविधान में जोड़े गए। कौन कौन से प्रस्तावना में जोड़े गए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। याद रखिएगा ये तीनों शब्द को। मैंने इन तीनों शब्द के अर्थ पिछले वीडियो के अध्याय में बताया था। चलिए, प्रस्तावना से जुड़े अब जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। हम बता दें आपको कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और पढ़ करके खुद जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। जहां ज़रूरत होगी वहां मैं उनका अर्थ भी समझाते चलूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? नहीं लिखा है बोल रहा है। आप देखे होंगे इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कल हम प्रस्तावना में पढ़े थे। तो ए ऑप्शन जो है ये संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा समाजवादी, ये भी लिखा हुआ है। राष्ट्रनिरपेक्ष, कल हम संविधान पढ़े थे, कहीं भी पूरे प्रस्तावना में ये राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, यानी ये ऑप्शन गलत है और यही मुझे बताना है कि प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक भी लिखा हुआ था। ठीक है, जिसको लोकतंत्र हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे। ये रहे चारों ऑप्शन आपके सामने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, जबकि हम जानते हैं कि ये गलत है। हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही शब्द है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है। ये भी सही है, रूस की क्रांति से संबंधित है। यानी कि सिर्फ पहला ऑप्शन जो था ये गलत है और इसी को बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सत्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है संप्रभु भारत यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। आप चारों ऑप्शन को पढ़ें, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये गलत है, बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? हमने कल पढ़ा था के.एम. मुंशी के बारे में, लेकिन ये बताना है कि किस प्रस्तावना की प्रारूप समिति से, संविधान की प्रारूप समिति से या प्रस्तावना की समिति से या लोक लेखा समिति, किससे संबंधित है। तो जब हम संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे अगले अध्याय में। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के प्रारूप समिति से संबंधित है। नेक्स्ट, बेरुबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 मामले पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट के, बेरुबारी मामला और दूसरा केशवानंद भारती मामला। तो बेरुबारी मामला जो है ये 1960 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पहले वीडियो में बताए हैं। पहला ऑप्शन है सभी धर्म समान हैं और उसके लिए सरकार समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे सभी धर्म को समान महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, जबकि बाकी गलत है। आप पढ़ के देखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। सामाजिक समता मतलब समाज में सबके लिए समानता। तो ऑप्शन ए है अवसरों का अभाव। हमारे यहाँ ऐसा अवसर का अभाव नहीं है, विषमता का अभाव
ये विषमता का अभाव, मतलब ये भी गलत है। नंबर सी, समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारे यहाँ किसी भी विशेष वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं दिया गया, सबके लिए समान अधिकार है, यानी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने कल आपको बताया था कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। तो संविधान की कुंजी नोट करने वाले थे अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़े थे उसी में से ये सवाल है। बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए, यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है देखने की कि बेरुबारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। नंबर तीसरा ऑप्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। हमने पहले अध्याय में पढ़े हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 10 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई। देखिए, मैं बताया था आपको, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछा जाता है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और इसकी प्रस्तावना जो है ये दूसरे देश से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो ये ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखिए, भारत की संप्रभु किस में निहित है। तो ये एयरफोर्स में पूछा गया सवाल है। भारत की संप्रभुता यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण राष्ट्र जिसे बोलते हैं संप्रभुता, वो भारत के संसद में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है, या फिर भारत की जनता में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए, आपको बताना कि संविधान कब लागू हुआ था, सब जानता है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, अब तक संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था केवल एक बार। नेक्स्ट, गणतंत्र होता है यानी गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये रेलवे में पूछा गया है। इसका गणतंत्र का अर्थ हमने पिछले ही अध्याय में बताए थे कि गणतंत्र का मतलब होता है कि वैसा राष्ट्र जहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, यानी कि जिसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन डी में देखिए लिखा हुआ है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। बाकी ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे, वो गलत है। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। ये LIC के ADO एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है कि सामाजिक समता का क्या अर्थ है। सामाजिक समता मतलब समाज में सबके लिए समान अवसर, मतलब जो समाज में सबके लिए समान हो। इसका आंसर कौन सा होगा। सामाजिक समता का अर्थ ऑप्शन डी देखिए, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, यानी भेदभाव का अभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, ये कल्याण जो लिखा है लोक कल्याण, ये नहीं है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है, आगे चल करके उसका व्याख्या हम किन में किए हैं। तो हम प्रस्तावना की व्याख्या किए हैं ऑप्शन सी, यानी कि मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्यों में। इन तीनों जगह मैंने इस्तेमाल किया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी मैंने बताया था लेक्चर में, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन सी, समाजवाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी सबसे बड़ा पद कौन सा होता है भारतीय संविधान के अनुसार? ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर होगा जनता। हम बताए थे जनता सबसे शक्तिशाली है, ना तो राष्ट्रपति, ना संसद और ना ही कोई मतदाता। भारत की जनता यानी भारत का नागरिक सबसे सर्वोच्च है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की उद्देशिका का एक भाग है, मतलब प्रस्तावना का भाग है। कब है? पहला ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन के बाद, 73वें संविधान संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से, या 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो हमने अभी पढ़ा है 42वें संविधान संशोधन के बाद, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका आंसर होगा भारत की जनता के द्वारा। नेक्स्ट, भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? हम बताए थे हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, अलग अलग भेदभाव नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान में किया गया है संशोधन में? अभी हमने बताया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन आंसर प्रजातंत्र, जहाँ पे लोगों को मतदान देने का अधिकार है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? अभी देखिए ये बोला गया है कि नहीं जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है कि नहीं जोड़ने वाला। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी एकता और अखंडता। तो ये बच गया सी ऑप्शन, यानी गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। देखिए लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका मतलब क्या होता है? जहाँ लोग सब कुछ हैं, मतलब भारत के लोग, जनता सब कुछ है, उसे कहते हैं लौकिक सार्वभौमिकता। तो हमारे भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? हम भारत के लोग, ऑप्शन ए सही होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? हम अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं लोग। तो 20 सवाल हमने अभी देखे और 10 पहले, टोटल 30 सवाल हम लोगों ने देखे हैं। हम आपको बता दें कि लगभग सभी तरह के सवाल को हमने कवर किए हैं। वैसे सारे प्रश्न जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बराबर पूछे जाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावना से जुड़े सभी सवाल आप बना सके होंगे, और जो सवाल नहीं बना होगा तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को अच्छे से देखें। उसमें हर एक शब्द का अर्थ बताया गया, उसे आप एक नोटबुक में नोट कर लें, उसके बाद पढ़ें और आप दोबारा इसको टेस्ट को दें। उम्मीद करते हैं कि आप लगभग सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।